उज्जैन इंदौर मेट्रोपॉलिटन एरिया को लेकर लगातार जो तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं उस पर से पर्दा उठने लगा है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मेट्रोपॉलिटन प्लान को लेकर बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर निशांत खरे ने सभी भ्रांतियों को दूर किया। एमपी न्यूज के साथ खास बातचीत में डॉक्टर खरे ने इस विकास के नए शिखर पर ले जाने वाला एक कदम बताया है और जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है उसे लेकर भी स्थिति स्पष्ट की है। देखिए मेट्रोपॉलिटन एरिया की पूरी कहानी डॉक्टर निशांत खरे की जुबानी एमपी न्यूज एडिटर इन चीफ डॉक्टर महेंद्र सिंह के साथ। मध्य प्रदेश जिसे कि हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है, अब वहां पर विकास के लिए नित नए नवाचार हो रहे हैं और मध्य प्रदेश की मोहन सरकार बहुत जल्द ही मेट्रोपॉलिटन एरिया अनाउंस करने जा रही है। ऐसे में एक नया सवाल खड़ा हुआ है, इसका नाम उज्जैन इंदौर मेट्रोपॉलिटन आखिर क्यों रखा गया? क्या सही मायनों में इसकी असल कहानी है? और जो बार बार बातें आ रही हैं कि इंदौर की अनदेखी हो रही है, तमाम पहलुओं के पीछे की सच्चाई क्या है? तमाम मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर निशांत खरे जी। आइए उनसे असल कहानी जानते हैं और कितना बदलने वाला है हमारा अपना इंदौर और हमारा उज्जैन, कैसे मेट्रोपॉलिटन विकास की रफ्तार में अब एमपी अपना नया योगदान देगा। आइए उनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। हम देखते हैं कि लगातार डेवलपमेंट का कोई भी मसला हो, आप मध्य प्रदेश में बहुत संजीदा रवैया रखते हैं और लगातार सरकार के हर काम में आपकी सहभागिता भी हम देखते हैं संगठन के साथ साथ। इन दिनों बहुत हल्ला है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया डिसाइड हो गया है, उसका नाम उज्जैन इंदौर रखा गया है। इस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं, आखिर सच्चाई क्या है? क्या वाकई में इंदौर शहर की अनदेखी हुई है? आप क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, ये भ्रामक प्रचार है और मुझे लगता है कि सर्वाधिक लाभ अगर इस मेट्रोपॉलिटन एरिया से किसी एक शहर को होगा तो वो इंदौर को ही होने वाला है। इंदौर निर्विवाद रूप से मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी है, देश का एक बड़ा व्यावसायिक नगर है, उसकी एक अपनी स्टैंडिंग है। वो स्टैंडिंग किसी भी तरीके से डाइल्यूट नहीं हो सकती, वो नीचे नहीं आ सकते। इकोनॉमिक सुपर कॉरिडोर और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यूँ भी इंदौर के इर्द गिर्द आ ही रहे हैं और अब ये मेट्रोपॉलिटन एरिया बन जाने से एक जो इंटीग्रेटेड एकीकृत अप्रोच से डेवलपमेंट को लेकर हम काम करेंगे और इंदौर के अलावा 5 अन्य ज़िले उज्जैन, धार, रतलाम, देवास, पीतमपुर का बड़ा सारा एरिया, ये सब जब इसमें जुड़कर और एक कहना के एक तरीके से माने हम कि एक सिंगल विंडो से जब काम होने लगेगा तो रफ्तार विकास भी पकड़ेगा और उसका सर्वाधिक लाभ इंदौर को ही होगा। अच्छा, ऐसा भ्रम क्यों है? राजनेताओं में भी हमें भ्रम देख रहे हैं कि पहले नाम उज्जैन का क्यों आया, इंदौर का नाम पीछे क्यों चला गया, इसका मुख्यालय कहाँ रहने वाला है, क्या इसका कोई मुख्यालय भी कुछ होगा और कैसा उसका निर्णायक स्थल अब तैयार हो गया? देखिए, नाम अपने एक प्रकार का एक नाम है और मुझे लगता है कई बार बहुत छोटी चीज़ों में हम एक बड़ी पिक्चर को भूल जाते हैं और उसमें जाकर फंस जाते हैं। पहली चीज़ तो हमको ये समझने की ज़रूरत है कि इसका कोई मुख्यालय नहीं है। जो भी ऑपरेशनल इसमें गतिविधि होनी है वो यूं भोपाल से ही होनी है और उसके बाद 2 संभाग हैं इसमें जो मुख्यतः आ रहे हैं। जितने ज़िलों के नाम लिए ये 2 संभाग में हैं, या तो इंदौर संभाग के ज़िले हैं या उज्जैन संभाग के ज़िले हैं। और जो भी ऑपरेशनल चीज़ें होनी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें होनी हैं, प्रशासनिक चीज़ें होनी हैं, वो उज्जैन संभाग से होनी है और इंदौर संभाग से होनी है। उसका जो करने का स्थान है वो इंदौर का संभाग का मुख्यालय यानी कमिश्नर का ऑफिस और उज्जैन का संभाग का मुख्यालय अपने अपने संभाग के लिए रहने वाला है। कोई हेडक्वार्टर नहीं है और कोई हेडक्वार्टर उज्जैन नहीं जाने वाला है और कहीं से कहीं वैसे करके संचालित नहीं होने वाला है। ये बिल्कुल सर्वथा भ्रम फैलाया जा रहा है। बात बहुत सरल सी है, इंदौर और उज्जैन संभाग के कुछ ज़िले मिलाकर ये मेट्रोपॉलिटन एरिया बनाया जा रहा है। इसमें निर्णय जब लेना होगा तो ज़िलों के अलावा एक इकाई संभाग होगी, वो उज्जैन संभाग होगा और इंदौर संभाग होगा। मेट्रोपॉलिटन रीजन का जो ऑफिस बनेगा उज्जैन संभाग का उज्जैन में बनेगा, इंदौर संभाग का इंदौर में बनेगा। उज्जैन के निर्णय उज्जैन संभाग आयुक्त कार्यालय से होंगे, इंदौर के निर्णय इंदौर संभाग आयुक्त कार्यालय से होंगे और इसके ऊपर जो भी निर्णय होने होंगे वो भोपाल से होंगे। तो किसी भी तरीके की नीचे बदलाव नहीं है, ये सिर्फ भ्रम फैलाने की बातें हैं। अच्छा, क्या लगता है इसके पीछे राजनीति भी छुपी है? क्योंकि कांग्रेस भी हम देख रहे हैं लगातार कटाक्ष कर रही है। किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? क्योंकि इंदौर को हमेशा से एक उड़ान भरता शहर देखते रूप में देखा गया है और अब सिंहस्थ भी आने वाला है, तो ऐसे में उज्जैन भी लाजमी है, लोगों की जुबान पर है। किसका षड्यंत्र आपको लगता है इसमें? देखिए, षड्यंत्र तो राजनीतिक है ही, इसमें कोई किसी प्रकार का शक शुबा है ही नहीं। कांग्रेस अपने प्रकार का काम करती रहती है, अन्य भी जो विरोधी हैं वो अपने प्रकार का काम करते रहते हैं। हर शहर की, हर रीजन की अपनी एक आइडेंटिटी होती है। इंदौर की अपनी एक आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी विकास को लेकर है, वो आइडेंटिटी व्यवसाय को लेकर है, वो आइडेंटिटी व्यापार को लेकर है। उज्जैन की अपनी एक आइडेंटिटी है, वो धर्म को लेकर है, वो आस्था को लेकर है, धार्मिक पर्यटन को लेकर है। मुख्य आइडेंटिटी वही है और वो कभी डाइल्यूट नहीं हो सकती जब तक बाबा महाकाल वहाँ पर विराजमान है, जो हमेशा ही रहेंगे।
पीतमपुर की अपनी एक आइडेंटिटी है। पीतमपुर छोटा हो सकता है इंदौर और उज्जैन से, लेकिन प्रोडक्शन के लिए उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है। रतलाम की अब अपनी एक आइडेंटिटी बन गई है, खासकर जब से वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की चर्चा हुई है। देवास एक अलग तरीके की इंडस्ट्री का हमेशा से हब रहा है। हर रीजन की अपनी अपनी आइडेंटिटी है, लेकिन हर आदमी अपनी अपनी दौड़ में दौड़ रहा है। हाथ पकड़कर साथ में एक गति से एक दिशा में चलेंगे तो शायद लंबी दूरी तक चल पाएंगे। यही उस मेट्रोपॉलिटन रीजन के पीछे का भाव है। एक इंटेलेक्चुअल्स की तरफ से सवाल है कि अब मालवा जो है बहुत पावरफुल होने वाला है, क्योंकि यहीं से चीफ मिनिस्टर भी हैं, ज़्यादातर पावर सेंटर मालवा में नज़र आ रहा है। और अब इस मेट्रोपॉलिटन एरिया के अनाउंस होते ही फिर दिख रहा है कि पूरे प्रदेश में अगर कोई प्रांत उभरता हुआ दिखेगा तो वो मालवा होगा। इसमें कितनी सच्चाई? देखिए, नज़र मुख्यमंत्री जी की और पूरी प्रदेश सरकार की पूरे प्रदेश पर रहती है। मालवा हमेशा से मध्य प्रदेश का एक समृद्ध रीजन रहा है, डेवलप्ड रीजन रहा है। स्वाभाविक रूप से मैं जिसको कहूँगा बिगिनर्स एडवांटेज, शुरू करने का एडवांटेज, हम कंपैरेटिवली अगर देखेंगे कि महाकौशल के क्षेत्र से या बुंदेलखंड के क्षेत्र से, वो हमेशा से मालवा में रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी जो क्षेत्र हैं वो छोड़े जा रहे हैं। निश्चित रूप से मालवा का ये एक एडवांटेज है और मालवा के लोगों ने चाहिए कि ऐसी सारी विकास की जो गतिविधियाँ हैं उसे आत्मसात करें, खूब हर्षोल्लास से स्वीकार करें और दुगने जोर से उसमें लग जाएं। डॉक्टर साहब, एक राजनीतिक सवाल और है। हम देख रहे हैं इन दिनों मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी जब भी मंच पर आते हैं तो विपक्षी दल कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हैं और उनके टारगेट पर प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जीतू पटवारी रहते हैं। उनके कई भाषणों में हम सुन चुके हैं, कई बार उन्होंने उनको अलग अलग संज्ञाएं दी हैं। इसके पीछे का क्या कारण है? क्योंकि अभी तो कोई चुनावी माहौल भी नहीं है मध्य प्रदेश में, और ऐसे में बार बार सीएम साहब का ये पॉलिटिकल अटैक, इसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए? देखिए, जिस प्रकार की राजनीति कांग्रेस और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभी कर रहे हैं, वो राजनीति का स्तर यूं भी ठीक नहीं है। वो भ्रम फैलाने की राजनीति है। छोटा मुद्दा पकड़ के उसको एक अलग नज़रिए से पकड़ना और अलग तरीके से जनता के सामने पेश करना। बार बार हमको तो लगता है, और राज्यसभा चुनाव के समय आपने देखा कि ज़्यादा चीज़ें अपना घर ठीक करने की ज़रूरत है। कौन कहाँ जा रहा है ये तो विषय ही नहीं है। फॉर्म तो ठीक भरा ही जा सकता था। फॉर्म ठीक भरने के लिए तो कोई बहुत बड़ा इसमें रॉकेट साइंस लगना नहीं था। अगर फॉर्म नहीं ठीक भरा गया और जानकारियाँ आपके यहाँ से लीक होकर जगह जगह पर जा रही हैं तो निश्चित रूप से सामने वाला पक्ष उस पर आपत्ति दर्ज करेगा ही। कोर्ट में भी वो आपत्तियाँ स्टैंड भी करेंगी। तो उन्हें अपना घर ठीक करने की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हर नकारात्मक चीज़ को सिरे से ख़त्म करना ये उनका दायित्व है और वो वही अपना काम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, ये मेट्रोपॉलिटन की बहुत बात करी हमने, तो अब जब मेट्रोपॉलिटन एरिया अनाउंस होगा तो अथॉरिटीज़ जो काम कर रही हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, उज्जैन डेवलपमेंट, देवास डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो क्या इन अथॉरिटीज़ का भी रोल बदलने वाला है? क्योंकि हम बहुत सारे जिलों में अभी देख रहे हैं वहाँ पर अनाउंसमेंट होना बाकी है निगम मंडलों के नामों का, तो क्या वो पॉलिटिकल इक्वेशंस भी चेंज होंगी इसी के साथ साथ? देखिए, कुछ चीज़ें तो ना समय के साथ डेवलप होती हैं। अब जब एक नई एंटिटी आएगी, एक नई इकाई आएगी, तो वो थोड़े से परिवर्तन लाती ही लाती है उधर पे। फिर भी हर इकाई का अपना अस्तित्व बना ही रहने वाला है। एक मेट्रोपॉलिटन रीजन बनने वाला है, इसका मतलब इंदौर शहर के अंदर कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाने वाला है, ऐसा नहीं है। हमको बहुत अच्छे से समझना होगा कि ये मेट्रोपॉलिटन रीजन है क्या और इसके फ़ायदे क्या हैं, और ये दर्शकों को भी समझना जरूरी है। लगभग 16,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। इंदौर की दृष्टि से हम देखेंगे तो हमारी जो पुरानी एबी रोड है, यहाँ से और बाहर बाईपास को क्रॉस करते हुए फिर जो एक हमारा प्रपोज्ड एक्सप्रेसवे है, वो एक्सप्रेसवे तक जाता हुआ ये पूरा सारा एरिया है। ये जो 16,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, ये लगभग बाहर की पेरिफेरी का एरिया है। सबसे पहला पॉइंट इसमें यह समझना है कि एक सरकार ने नीति अपना ली है, उसको हम ब्लू ग्रीन पॉलिसी कहते हैं, और उसका सीधा मतलब यह है कि कोई भी जल का स्रोत और कोई भी वन का स्रोत, इसको ख़त्म नहीं किया जाएगा, चाहे हम कितना भी डेवलपमेंट कर लें। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के समय हम क्लाइमेट चेंज, पानी का संकट, सारी चीज़ें देख ही रहे हैं। तो एक तो ये ब्लू ग्रीन पॉलिसी है। दूसरी चीज़, आप जरा इंदौर के शहर की दृष्टि से इसको समझिए क्या है। आज जब हम इंदौर का मास्टर प्लान बनाते हैं तो कैसा बनाते हैं? जब मास्टर प्लान बनता है तो उसमें इंडस्ट्री का एरिया भी होता है, फैक्ट्री का एरिया भी होता है, पब्लिक सर्विस प्रोजेक्ट्स के लिए पीएसपी के प्लॉट्स भी काटे जाते हैं, तो उसमें हेल्थ और स्कूल और सबके एरिया होते हैं। अब हमारे पास जब बाहर का एक बहुत सारा एरिया उपलब्ध होगा तो हम बहुत सारी फैक्ट्रियां जो हैं वो पेरीफेरी पे या बाहर शिफ्ट कर सकते हैं, तो शहर को डिकंजेस्ट होने में मदद मिलेगी। लंदन एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। लंदन में कैनरी वॉर्फ, और जिसको हम ग्रेटर लंदन कहते हैं, लंदन ने इसी तरीके से बाहर के क्षेत्रों को अपने अंदर समाहित करके अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बनाए रखा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इंदौर को डिकंजेस्ट होने में मदद मिलेगी। ड्रेनेज की समस्याएं, जल की समस्याएं, ये सब धीरे धीरे डिकंजेस्ट होंगी। आप इंदौर के निवासी हैं, मैं इंदौर का निवासी हूँ। हम देखते हैं आज सांवेर रोड इंडस्ट्रियल एरिया में किस तरीके के हालात हैं, मंडियों के आसपास किस तरीके की स्थिति बन जाती है। ये जब शहर के बीच में रहते हैं तो समस्याएं उनको भी होती हैं, शहर को भी होती हैं। तो ये जब एरियाज़ बाहर जाने लगेंगे, एकदम 2 लेन 4 लेन 6 लेन रोड से जुड़ने लगेंगे, कनेक्टिविटी में सुधरेंगे, मकान सामान का ट्रांसपोर्ट सुधरेगा, लॉजिस्टिक्स सुधरेगा,
सुधरेंगे तो इंडस्ट्री को लाभ होगा, शहर को लाभ ये होगा कि शहर के बीच में से ये चीज़ें हटकर डिकंजेस्ट होकर शहर को थोड़ा सा एक संभल कर आगे बढ़ने के लिए मदद करेंगी। अन्यथा बहुत सारे शहरों की हमने कहानी देखी जो किस तरीके से फंस गए। एक 60 मिनट एक्सेस का भी इसमें एक रूल अपनाया गया है कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक इतनी अच्छी रोड कनेक्टिविटी देना पूरे मेट्रोपॉलिटन एरिया कि 1 घंटे में पहुंच जाएं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है शंघाई। शंघाई जब बदला तो शंघाई ने सबसे पहले अपने बीच में ये चीज़ पकड़ रखी थी कि हम कनेक्टिविटी इतनी अच्छी कर देंगे कि शंघाई के एक इंडस्ट्रियल एरिया से दूसरे इंडस्ट्रियल एरिया में पहुंचने में उनके लिए वो 120 मिनट पकड़ते हैं कि 120 मिनट से अधिक का समय नहीं लगेगा। तो एक तो ये 60 मिनट कनेक्टिविटी है, तो एक कनेक्टिविटी सुधारेगा उधर पे। और तीसरी चीज़, इतनी सारी चीज़ें हमने दुनिया भर में डेवलप होती देखी और देश में। लंदन का मैंने आपको एग्जांपल दिया, कैनरी वॉर्फ के कारण लंदन की इकोनॉमी सुधरी। दुबई में उन्होंने डाउनटाउन दुबई करके एक एरिया बना लिया और दुबई का पूरा जो बिजनेस हब है वहाँ शिफ्ट हो गया। अहमदाबाद को हम गिफ्ट सिटी के लिए अभी जानते हैं, हैदराबाद में हाईटेक सिटी को आप जाके देखिए तो पूरा एक स्वरूप बदला हुआ है। जब इतना सारा एरिया खुलता है तो हमारे पास ये मौके भी खुलेंगे कि हम जो बरसों से इंदौर को वर्ल्ड मैप पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, हम ऐसी कुछ चीज़ों की इंदौर में कल्पना बना सकें और उस कल्पना को साकार कर सकें बिना शहर को परेशान करें। ये उस मेट्रोपॉलिटन रीजन का मुख्य उद्देश्य है। क्या जो भ्रम की बातें जितनी फैलाई गई वो सिर्फ एक बहुत अभूतपूर्व हो रहे विकास कार्य को डिरेल करने की, पटरी से उतारने की कोशिश है। और मुझे लगता है लोगों ने तथ्य समझकर ही इस पर रिएक्ट करना चाहिए। एक आखिर सवाल जाते जाते देश की राजनीति से, यूँ तो हमने देखा कि गर्मी के मौसम में पतझड़ होता है, लेकिन ये बरसात का मौसम है और पतझड़ हो रहा है। कई सांसद टूट कर अब एनडीए का हिस्सा बन रहे हैं, बीजेपी की तरफ रुख कर रहे हैं। टीएमसी का उदाहरण हमने देखा, अभी महाराष्ट्र की राजनीति में भी ऐसा ही हो रहा है। एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के सांसद आ गए हैं। किस नज़रिए से इसको देखा जाए और ये माना जाए कि कोई मास्टर स्ट्रोक मारने की फिर तैयारी है आपकी पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की, या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की? देखिए, इसमें हमने ये समझना होगा, और आपने सही शब्द का प्रयोग भी करा कि सांसद टूट रहे हैं, वो तोड़े नहीं जा रहे हैं। ये समझने का विषय। टीएमसी जो टूटी, टीएमसी के टूटने का कारण उसकी इंटरनल पॉलिटिक्स है। ममता बनर्जी जी को वो नेता मानते थे, अभिषेक बनर्जी को वो नेता थोपना चाहती थी, उसको वो स्वीकार नहीं करते थे। वो बहुत सीनियर लोग हैं, बरसों से उनने लेफ्ट के खिलाफ संघर्ष कर कर आज इस स्थिति तक पहुँचे हैं। जब किसी के भी आत्मसम्मान की हानि होने लगती है तो निश्चित रूप से वो उस पर रिएक्ट करेगा ही करेगा। बंगाल के चुनाव में मैं था कुछ समय, और मैंने वहाँ देखा कि जनता जो है, जनता के मन में विरोध था। जनता चाहती थी टीएमसी को उखाड़ फेंके, और ये जो टीएमसी के सांसद विधायक जीत कर आए हैं ये जानते हैं कि उस सारे क्रियाकलाप का असर उनकी सीट पर भी लगभग था। तो टीएमसी जो टूट रही है वो अपने वजन से टूट रही है। शिवसेना तो बेसिकली वो जो विवाह का उनका संबंध था कांग्रेस से और एनसीपी से, वही अनैतिक संबंध है। ये तो अब जो टूटकर ओरिजिनल शिवसेना में आ रहे हैं, ये अपनी उस हिंदुत्व की राजनीति पर वापस लौट रहे हैं जो उनकी कोर राजनीति थी। उनकी राजनीति कभी ये नहीं थी कि हम बहुत संख्या में मुस्लिम वोटों को अपने आंकड़े में गिनते हुए और उससे हम कर चुनाव जीत जाएं। तो ये जो पार्टियां टूट रही हैं ये अपने इंटरनल विरोधाभास के कारण टूट रही हैं। और दोनों में आपको एक चीज़ कॉमन पाएगी कि एक परिवार है जो उस पर आधिपत्य जमाना चाहता था, एक कोई नेता है जो अपने पुत्र को, भतीजे को, भाई को, किसी न किसी को वहाँ बिठाना चाहता था, और पार्टी का जो जमीन का वर्कर है उसने इस चीज़ को सिरे से नकार दिया। चलिए, हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे डॉक्टर निशांत खरे जी, बहुत इंटेलेक्चुअल अप्रोच के साथ पॉलिटिक्स करते हैं और लगातार संगठन में इन दिनों सक्रिय हैं। जब जब बात इंदौर की या मालवा के विकास की आती है तो उनकी भूमिका भी महती हमें दिखाई देती है। और इन दिनों जो लगातार भ्रांति चल रही है कि उज्जैन इंदौर मेट्रोपॉलिटन एरिया अनाउंस होने के बाद इसका मुख्यालय कहाँ होगा, ये तमाम भ्रांतियों पर से उन्होंने पर्दा उठाया है। और क्या है असल कहानी मेट्रोपॉलिटन एरिया की, ये उनकी जुबानी हमने सुनी। फिलहाल मेरे सहयोगी अरुण यादव के साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह, MP न्यूज़, इंदौर।